हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का जो हमारा जो कल का आर्टिकल जो बीच में रहा था वो था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे थोड़ा मैं एक बार इस आर्टिकल को रिकॉल कर देता हूँ। जैसे ये एक कार है और इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, बट इसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। दैट इज इसके अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है, लीनियर एक्सीलरेशन आप बोल सकते हो। और आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन, तो आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन, मतलब इधर हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा, ये जो बॉडी सर्कल में घूम रही है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड है इसकी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, बट हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रही है। मतलब वेलोसिटी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, बट किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे भी इसमें एक्सीलरेशन है। ये वाला जो एक्सीलरेशन है जो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे ये हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो हमने बोला इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होता है m इंटू ए। तो नाउ m और ये जो AC है ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें AC को डेराइव करना है। ठीक है, यहां तक बात समझे आप। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ AC, जैसे मैंने आपको बोला डायग्राम सही नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, कुछ ठीक है। ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है जैसे कोई कार। अभी कार इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो कार की वेलोसिटी है वो इधर है, v1 वेक्टर। फिर इससे जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है वहां पर भी उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, बट वो पॉइंट मैं इतना पास नहीं लूंगा, वो पॉइंट मैं थोड़ा दूर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पास लेने को ले सकते हैं पर वो फिर जो डायग्राम है हमारा वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम को थोड़ा मैग्नीफाइड करने के लिए मैंने वो पॉइंट यहाँ लिया। इस पॉइंट पे जो कार की वेलोसिटी है वो इधर है। ठीक है, v2, और मैंने मान लिया, अजम्पशन ये है कि जो v1 का मैग्नीट्यूड है वही हमारा v2 का मैग्नीट्यूड होगा, और उसी को आप मान लो v। जैसे दोनों की जो वेलोसिटी, क्योंकि आप बोल रहे हो 60 की स्पीड से वो मूव कर रही है, तो उसमें हमने मैग्नीट्यूड दोनों को फिक्स कर दिया, वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो कार जब यहाँ पर थी तो ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन था, और दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये हमारा r1 है, और यहाँ पर ये हमारा इसका क्या चला गया, रेडियस r2। ठीक है, देखो इसमें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है टेंजेंट टू दी सर्कल। सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे, वहां में वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलेगी, और जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप मान लो थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये, इसको आप मान लो s। ठीक है,
अब देखिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा अलग बनाता हूं। ये रहा मेरा v1 वेक्टर, और अगर इस वेलोसिटी, अगर ये पॉइंट मैं इसके बिल्कुल पास लेता, जैसे यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और अगर मैं ये पॉइंट बिल्कुल पास लेता, देखो तो ये एक एंगल बन रहा है, और अगर मैं पॉइंट और पास में ले लूं तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, दैट इज ट्राइंग टू 0। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये मेरा है v2, दिस इज वेक्टर v2। पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर वेलोसिटी इधर हुई। इधर वेलोसिटी क्यों हुई? तो इसका आंसर है कि देयर इज एन चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हुआ तभी तो उसकी डायरेक्शन बदली। वो जो चेंज है वो कैसे हुआ होगा? तो आंसर है वो चेंज ऐसे हुआ, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट यहां मैंने दूर लिए थे, ए इसको आप बोल दो ओ पॉइंट, इसको बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो बी पॉइंट। तो ये तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर दो रेडियस के बीच में एंगल थीटा है तो दो वेलोसिटी के बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये दोनों पॉइंट मेरे बहुत पास चले गए, जैसे यहाँ पे मैं लेके गया हूँ, तो ये जो थीटा है ये बहुत छोटा थीटा होगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ डी थीटा। ठीक है, अब मैंने वेलोसिटी का डायग्राम बनाया, अब मैं बनाता हूँ रेडियस का। तो रेडियस का डायग्राम देखो, रेडियस का कैसे बना? ये तो है रेडियस r1, और ये रेडियस है r2। ठीक है, और ये अगर ये एंगल अगर दोनों पॉइंट बहुत पास है तो ये एंगल भी आपका क्या चला जाएगा? डी थीटा। यहाँ मैंने थोड़ा सा एंगल बड़ा किया है, वरना जो ट्रायंगल बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, लाइक ऐसे बन सकता है ट्रायंगल, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट बहुत दोनों पास चले जाएं तो देखो ये r1 था और यहाँ ये क्या चला गया? r2। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, जिसको आप डिस्टेंस बोल रहे थे, जो s था वो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, कर्व नहीं होगा। तो ये जो है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं ds। ये भी बहुत छोटा हो गया, और अब मैंने यहाँ कर्व नहीं दिया, मैंने स्ट्रेट लाइन कर दी, क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास चले गए, पहले दूर थे तो ये कर्व था, s था। अब ये लगभग क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको आपने क्या मान लिया? ds। ये मेन था इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो अगर इसको मैं वेक्टर एडिशन करता हूँ तो वेक्टर v1 के साथ ऐड होगा कौन? डेल्टा v इक्वल टू आएगा किसके? v2 के। तो यहाँ से डेल्टा चेंज इन द वेलोसिटी आएगा v2 माइनस में v1। हो गया ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये वाला पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो तो इसको हम बोलते हैं आर्क, ये होता है रेडियस और ये होता है एंगल। तो ये जो थीटा निकालते हैं, ये निकालते हैं आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो अगर मुझे यहाँ से डी थीटा निकालना है, डी थीटा, तो आर्क बाय रेडियस, आर्क क्या है? डेल्टा वी। ठीक है, अब मैं डेल्टा वी को, अगर ये भी बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको मैं लिख देता हूँ डी वी, इसको आपने रख दिया डी वी। तो आर क्या हुआ हमारा? डी वी। और रेडियस ये v1 और v2 के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, हमने यहाँ लिखा है, तो इसको v रख दो, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही मैं डी थीटा अगर यहाँ से लेता हूँ तो ये आएगा हमारा ds डिवाइड बाई में रेडियस r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r कर दो। ठीक है, तो ये आई इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। डी थीटा को जब आप कंपेयर करोगे तो डी वी अपॉन बी किसके इक्वल मिलेगा? हमें डी एस अपॉन आर बी। यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब आप क्या करो, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूँ। ये रहा मेरा डी वी और वी को मैंने कर दिया 1 अपॉन वी। ठीक, ये रहा मेरा 1 अपॉन आर और ये मैंने कर दिया डी
एस। अब अगर दोनों इक्वेशन को मैं dt से डिवाइड कर देता हूं, इसको मैंने डिवाइड किया dt से और इसको भी मैंने डिवाइड किया dt से, ठीक है। अब देखो dv अपॉन dt यहाँ पे आओ पहले 1 अपॉन r, ds अपॉन dt, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ds अपॉन dt कौन सी है? लीनियर वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। जैसे ये ds को ट्रैवल करने में टाइम लगा dt, वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1 अपॉन v, dv अपॉन dt। आपको पता है कि एक्सीलरेशन के आपने फॉर्मूले किए हैं, v अपॉन t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t फॉर एवरेज एक्सीलरेशन, और ये जो dv अपॉन dt होता है ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बट यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। अगर मैग्नीट्यूड बदलता और डायरेक्शन नहीं बदलती तो दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा, सिर्फ क्या बदल रही है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदल रही है तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है वेलोसिटी में तो ये जो एक्सीलरेशन होगा ये कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो dv अपॉन dt को आपने रख दिया ac, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका ac आया ये किसके इक्वल आ गया? v स्क्वायर अपॉन r के, v स्क्वायर अपॉन r। हमने पढ़ा है v किसके, अच्छा एक फार्मूला होता है v किसके इक्वल होता है? r ओमेगा के। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर r। Now centripetal force equal to mass into centripetal acceleration, that is v square upon r। अगेन एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? ac की जगह आप क्या रख सकते हो? mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखो ये तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड डेराइव किया है, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है फोर्स की? तो उसके लिए देखो ये dt, अगर पॉइंट दोनों बहुत पास है तो ये जो d थीटा है ये चला जाएगा ट्राइंग टू जीरो। ये देखो अगर ये वाला पॉइंट मैं और इसके पास ले लूं तो d थीटा 0.001 डिग्री ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको मैंने ले लिया ट्राइंग टू जीरो। आपको पता है जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। ये जीरो चला गया तो ये दोनों कितने कितने के बचे? 90 के, ठीक है। मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। तो यहाँ लिख लो चेंज इन वेलोसिटी इज हेल्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, 90 कौन होता है? इसके जो वेलोसिटी है इसके 90 कौन होता है? रेडियस होता है। तो इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो टूवर्ड्स दी रेडियस हो रहा है, टूवर्ड्स दी, और रेडियस कहाँ होता है? सेंटर पे। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो टूवर्ड्स दी सेंटर हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी टूवर्ड्स दी सेंटर हो रहा है। तो जो एक्सीलरेशन है सेंट्रीपिटल वो भी कहाँ हो रहा है? टूवर्ड्स दी सेंटर हो रहा है। इसका मतलब अगर एक्सीलरेशन टूवर्ड्स दी सेंटर हो रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी कहाँ हो रही है? टूवर्ड्स दी सेंटर। तो ये हमारा हो गया इसका प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अंदर हमने अजम्पशन ये मान के चला कि v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कार का मैग्नीट्यूड स्पीड लगातार बढ़ रही है, वो डायरेक्शन बदल रही है, वो हम यहाँ नहीं कर रहे। हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हमने कांस्टेंट मान लिया, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने उसका पहले तो मैग्नीट्यूड बता दिया कि मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर अपॉन r, और डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर। देन व्हाट इज द प्रूफ फॉर डायरेक्शन? इफ these two points are very close to each other, then this theta trying to 0, and we know that
all three angle of a triangle is equal to 180, then this angle is 0, then rest of the two become 90 and the direction of v1 is here, so change in velocity occur at an angle of 90 degree and radius is always right angle to the velocity, so change in velocity is towards the center. ठीक है, तो ये हमारा एक आर्टिकल बनता है, इसको आपको अच्छे से करना है। अब हमारा इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और रहता है, वो हम करेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।